नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का सिविल जॉब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि एमपीएसआई की परीक्षा निकट भविष्य में होने वाली है और आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी इस तैयारी को आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपको एक पद दिलाने के लिए मैं नितिन कुमार छारी और मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आपने एक रील्स देखी होगी, उसमें कहता एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो ऐसे ही एमपीएसआई का सिलेबस कुछ इस तरीके से चेंज किया गया, एकदम ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। एमपीएसआई में जो पहले दो पेपर होते थे, पहला पेपर जीएस का और दूसरा लैंग्वेज पेपर, जिसके अंदर 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता था, अब कोई संभावना नहीं है कि ये कितने कितने नंबर की होगी। और सबसे बड़ा बदलाव, अब एसआई की जो परीक्षा होगी, एमपीएसआई की ये जो परीक्षा है, ये एमपीएसआई की परीक्षा व्यापम या जो हमारा ईएसबी बोर्ड है वो नहीं लेगा। लेगा कौन? तो लेगा गृह विभाग। सामने आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश के राजपत्र में सूचना जारी की गई है और मध्य प्रदेश का जो गृह विभाग है, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा 24 जनवरी 2025 को ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि अब इनकी सुप्रीम कमांड जो है वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग के हाथ में है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा एमपीएसआई की जो भर्ती की जानी है, इसके अंदर जो होने वाले आमूलचूल परिवर्तन जो हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होनी है, फिर मुख्य परीक्षा होनी है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होना है और इंटरव्यू के बाद आपको एक पद दिया जाएगा। यानी कि आप यदि एमपीएससी की तैयारी करते हैं तो प्री मेंस के बाद इंटरव्यू है, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो प्री मेंस के बाद इंटरव्यू है, लेकिन एमपीएसआई की तैयारी करते हैं तो प्री मेंस के बाद फिजिकल है, फिर इंटरव्यू। यानी कि सबसे टफ एग्जाम हो गया है, लेकिन हमारे होते हुए कुछ भी टफ नहीं होगा। यकीन मानिए, एमपीएसआई का जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं वो है भारत का इतिहास। ये जो भारत का इतिहास है, प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत यूनिट 4 में दिया गया है, या यूनिट ना माने तो चौथे नंबर के बिंदु के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब ये इतिहास के अंतर्गत क्या पूछेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनल डिवाइडेशन सिलेबस का है ही नहीं। इतिहास के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, हमें वो अपनी संभावना के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक। और ये तो अब तक कवर हो ही जाएगा, इसके लिए तो आपको नोट लेने की जरूरत है ही नहीं। पहले भी आपने पढ़ाई की है, तो पहले जब पढ़ाई की है तब ऐसी इतिहास के ये बिंदु तो उसमें शामिल थे ही सही। सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे तो ये पहाड़ सबसे पहले आपको मिलेगा। और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपके दो पेपर होने हैं। पहले पेपर के अंदर दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा, ठीक है। खंड आ यानी कि भाग 1 के अंतर्गत 150 अंकों से संबंधित एक पेपर है और उस पेपर का नाम है इतिहास और भारतीय समाज। क्या नाम है? इतिहास और भारतीय समाज। ऊपर भी हमने वही हेडलाइन लिख रखी, इतिहास और भारतीय समाज। इस इतिहास और भारतीय समाज के अंतर्गत लगभग 6 बिंदु उन्होंने लिख के दिए हैं। इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिए आप। पहले बिंदु के अंदर इन्होंने भारतीय इतिहास दिया है, भारतीय इतिहास और भारतीय समाज, यानी कि हमें इतिहास और समाज दोनों को पढ़ना है, ठीक, केवल इतिहास नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर केवल इतिहास है, यहाँ पे समाज भी जुड़ा है।
समाज के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे हम। तो सबसे पहले इतिहास इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। हम इसमें ओवरऑल एक जो इतिहास का कालखंड विभाजन है वो समझेंगे, कहां से इतिहास शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। ये सारी चीजें हम अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, अब इनके बीच में भी कई वर्षों का इतिहास समाहित है, मौजूद है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। फिर उसके बाद 16 महाजनपद काल, हालांकि उसी समय बीच में हमको मगध भी देखने को मिलता है अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद 16 महाजनपद में मगध का उत्थान होता है, और मगध के उत्थान के बाद मगध अपकर्ष होता है, मगध का कहीं ना कहीं विघटन हो जाता है, मगध के ऊपर राज्य होता है। फिर ये 16 कहां से आ गया, 4 नंबर आएगा ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मौर्य साम्राज्य। तो ये बीच की जो 3-4 चीजें हैं वो यहाँ लिखी नहीं है, बट पढ़नी तो है ही सही, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य, मोटे मोटे तौर पे इन्होंने लिख दिया है भाई। गुप्त साम्राज्य के और मौर्य साम्राज्य के बीच में भी बहुत सारी चीजें, विदेशी आक्रमण है, ठीक है। विदेशी आक्रमण के साथ साथ यहाँ पे विदेशी आक्रमण के साथ साथ विदेशी यानी कि प्राचीन कालीन जो यूनान वगैरह से विदेशी आक्रमण हुए हैं वो, ठीक, विदेशी यात्री भी हैं। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल भी है भैया, सबसे बड़ा क्षेत्र तो यही है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब यानी कि मौर्य के ऐसे कालखंड की बात की गई है जो कि अशोक के या मौर्य काल के समाप्त होने के बाद के समय को रखा गया है। इस समय के अंतर्गत आपको कनिष्क पढ़ना है, और भी कई ऐसे महान शासक हुए हैं। आंध्र सातवाहन वंश पढ़ना है, कण्व वंश पढ़ना है, ठीक है, ये वंश पढ़ने। फिर उसके बाद आता है आपका गुप्त साम्राज्य, और गुप्त के बाद आता है हर्षवर्धन, यानी कि यहाँ तक आपका लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास सिमट लेता है। फिर यहाँ से शुरू होता है आपकी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का उप महाद्वीपीय में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण, भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। यानी कि एक एक लाइन में कुछ चीजें छोड़ते जोड़ते उन्होंने पूरे भारतीय इतिहास को हड़प्पा से लेके आजादी तक कहीं ना कहीं संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक यानी कि 1950 तक बता दी है कि हमें यहां तक पढ़ लेना, ठीक, पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। और भारतीय इतिहास का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आप सभी को कहीं ना कहीं कई वर्षों से पढ़ने का अनुभव होगा। सभी लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो हम पढ़ेंगे ही सही, लेकिन हमारा सबसे बढ़िया फोकस जो होना चाहिए, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, यानी कि हमारे देश का जो बिखराव है, जो फैलाव है, उसको भारत के विस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से एकजुट किया गया। हम जो अपने भारत को देखते हैं, हमारा जो भारत है, इस भारत की स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। इस भारत में अलग अलग छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे कहीं ना कहीं अलग अलग रियासतें शामिल हुआ करती थी। इन रियासतों को जोड़कर, यहाँ पे थोड़ा जो मैं बना रहा हूं, मैं इसको ध्यान में रखेंगे आप, थोड़ा जगह कम थी तो ऐसा बन गया है, लेकिन लगभग फिर भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा हमारा भारत। इस भारत के एकीकरण में, इस भारत के निर्माण में, आजादी के बाद इस भारत तक पहुंचने का जो कार्य है वो भारतीय विस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से किया गया, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
उतनी कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश को आज का स्वरूप दिया है। ठीक, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, हमारे भारत के समाज की क्या क्या मुख्य विशेषता है? जैसे एक लिखती है भारत की विविधता, आपने सुना होगा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। तो इन विशेषताओं को हमें पढ़ना है, यहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी यानी कि जनगणना, मध्य प्रदेश की जनजातियां, 2011 की जनगणना हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स जनजातियां हैं उनको भी खोल के आपके सामने दिखा दें। ये है मध्य प्रदेश की जनजातियां, पढ़ लो भाई। भील, बैगा, गोंड, कोल, ऐसी कई मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियां हैं, जिनके जनजातीय समाज की अपनी कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनकी विशेषताएं हैं। 2 या 2 से अधिक जनजातियों के मध्य समानताएं और भिन्नताएं हैं। उनका स्पष्ट क्षेत्र, उनकी कला, संस्कृति, इतिहास सब गौरवशाली, हमको वो पढ़ना है। हमारी परीक्षा का वो मुख्य आकर्षण हो सकता है, इतना याद रखना। यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे उन्होंने लिख के दिया है 150 अंक, और ये भी लिख के दिया है कि एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। कितने अंक का? 3। तो एक प्रश्न 3 अंक का है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमें 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। 50 प्रश्न पूछे जाने हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से जब 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो कम से कम 5 प्रश्न आपको यहां से जरूर मिलेंगे, यानी कि 10% ये टॉपिक महत्व रखता है। ठीक, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, महिला और महिला संगठन की भूमिका, यानी कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ हुआ करती थी, लगातार उसके बाद से गिरती आई है। आजादी के बाद से हम उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास हमें देखने हैं किन किन संगठन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किए जा रहे हैं। जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, यानी कि इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उपचार। क्या क्या सामाजिक मुद्दे हैं शहरीकरण को लेके, क्या उसका समस्या का समाधान हो सकता है, इन सब बातों पे हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। फिर उसके बाद है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्विक यानी कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही प्रभाव पड़ा है। आज की जनरेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है। हम ये देखते आए हैं कि हर एक जनरेशन इतिहास से, हर एक जनरेशन अपनी पूर्व जनरेशन से, यानी कि अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से कैसी है? एडवांस है। कैसी है? आगे सशक्त है, वैचारिक रूप से उन्नत है। ऐसा नहीं कि पिछली पीढ़ी उन्नत नहीं है, लेकिन फिर भी परिशुद्धित एडवांस है, आधुनिकीकरण को प्राप्त कर रही है। लेकिन धीरे 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 ये वैश्वीकरण के माध्यम से अब की जो पीढ़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई। तकनीकी रूप से देख लो, किसी भी वैचारिक स्तर पर देख लो, किसी भी स्तर पे वो पीढ़ियां कैसी हो गई हैं। आने वाले समय में और आगे की जो पीढ़ियां हैं वो और ज्यादा एडवांस होंगी। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम यहाँ थोड़ा अपने अंदाज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आंकड़े और भारत की जनसंख्या के आंकड़ों से अमूमन जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, अमूमन जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ लिख देता हूं, लगभग इस लाइन से, इस टॉपिक चौथे नंबर का जो बिंदु है, इस पूरे बिंदु से लगभग 6 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावना है। ठीक है, भारतीय समाज, विशेषता, विविधताएं, इन सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अनुमान तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण से। ठीक, 1 या 2 प्रश्न महिला और संगठन और इनसे संबंधित मुद्दे से कम 3 से 4 प्रश्न होंगे। भारतीय समाज में वैश्वीकरण का प्रभाव 1 या 2 प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए 4 और 6 10, 2 12, 15 इन जो टॉपिक है इधर वाले, तो यहाँ इस टॉपिक से लगभग 15 प्रश्न हो सकते हैं, मतलब 15 से
आप 20 भी मान सकते हो, और यहाँ पे लगभग 30 से लेके 35 प्रश्न आपके पहले बिंदु से होंगे, अगर 50 प्रश्न होते हैं तो, है ना। तो अपने को क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से मुख्य परीक्षा के लेवल तक डीप से डीप में जाके उधेड़ के भूल लेना है, तभी जाके हम इसमें क्या हो पाएंगे, पारंगत हो पाएंगे। अब एक चीज और याद रखना भाई, कि जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, मतलब मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आप दो चीज पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि सर क्या समझा रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। इन बातों को आप पूरी गौर से, पूरी गहनता से, पूरी ईमानदारी से सुनेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बोला जा रहा है उस पर आप ध्यान देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब ध्यान से पढ़ लिया है तो उसको याद करेंगे, सिंपल सी बात है। और अपन उसको ध्यान से सुन ही क्यों रहे थे, तो उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। याद करने के बाद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव, कुछ मत करना जीवन में। एमपीएसआई की परीक्षा पास करनी है तो जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव लगाते जाना, जहां से मिले वहां से लगाते जाना, जितने मिले उतने लगाते जाना। अगर आप बोलो सर मैंने इस वाले टॉपिक से 4000 ऑब्जेक्टिव लगा दी, मैं बोलूंगा कम है 5 लगाओ। आप बोलोगे मैंने 6000 प्रश्न लगा लिए सर, मैं बोलूंगा कम है 7 लगाओ। तो हमेशा हम इस पर फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर, कि परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न हमारे हाथ में, हमारे उन्हीं ऑब्जेक्टिव से होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये 3 बातों को याद रखेंगे। इन बातों को याद रखने के साथ हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास के कालखंड का वर्गीकरण, हमें भारतीय इतिहास और भारत के समाज को इसके अंदर पढ़ना है। मोटे मोटे तौर पे हमारे सिलेबस में 2 बातें पूछी जाएंगी, एक भारतीय इतिहास के बारे में, दूसरा भारतीय समाज के बारे में। भारतीय इतिहास के बारे में लगभग 30-35 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर 50 होंगे तो, और भारतीय समाज के बारे में 15 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर 50 होंगे तो। नहीं तो आप यही समझ लेना कि लगभग 60 से 65% जो है भारतीय इतिहास है और बाकी का 35 से 40% भारतीय समाज है। इस प्रकार से हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए, तो भारतीय इतिहास के कालखंड के वर्गीकरण को देखें तो विद्वानों के अनुसार इस कालखंड को 3 भागों में बड़े स्तर पे बांटा गया है। पहला जो हम भारतीय इतिहास का हिस्सा पढ़ते हैं, आपने सुन रखा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें थोड़ा इजाफा करेंगे, थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करने के बाद हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो ये है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से जिन 3 भागों में बांटा गया है वो है, पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का हमारे सिलेबस के अंदर कहीं से कहीं तक विवरण नहीं दिया गया है, कहीं से कहीं तक इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो जानकारी ही नहीं दी गई है तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा शुरुआती तौर पर क्या करेंगे, इस पे थोड़ा कवरिंग कर लेंगे। नहीं तो अगर कहीं आ गया तो फिर हमसे वो प्रश्न बनना चाहिए, भले ही किसी से बने ना बने। मेरा विद्यार्थी कभी भी डाउट में नहीं रहता, या उसको पता होता है या उसको नहीं पता होता। नहीं पता होता तो उसको ये रास्ता जरूर पता होता है कि इसको कैसे पता करना है, और डाउट वाला कंसेप्ट तो है ही नहीं। और 1 नंबर से 2 नंबर से रुकने वाले मेरे स्टूडेंट आज तक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैं उनको 1 से 2 से रहने ही नहीं देता, मैं हमेशा उस पायदान की उसको अंदर ही पहुंचा देता हूं। तो मेरे द्वारा कही गई बातों को आपको क्या करना है, गांठ बांध लेनी है और बस उनको रटते रगड़ते जाना, ठीक। तो भारतीय इतिहास का ये जो कालखंड है, ये कालखंड हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, समझ लेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक यानी कि इतिहास का ये जो कालखंड है, ये ऐसा कालखंड है जिसके अंतर्गत हम कोई या तो लिखित प्रमाण मिले हैं, मतलब जो लिखित प्रमाण या तो मिले ही नहीं है, और अगर मिले हैं तो इनको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई।
है ना। जब हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पे हमें लिखित प्रमाण मिले ही नहीं है, निश्चित है। यहाँ पे हमें जो सभ्यताएं देखने को मिलती हैं तो वो दो सभ्यताएं देखने को मिलती है। एक हमारे सिलेबस में स्पेशली लिखी गई है और उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है। इससे हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम इसके द्वारा जो लिखित प्रमाण मिला है उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, भाषा नहीं पता पढ़ कर पा रहे हैं, लिपि जरूर है ना, कि भाव चित्रात्मक है। यानी कि जिस लिपि का इन्होंने उपयोग किया है वो भाव चित्रात्मक, उसमें भाव उभर कर आ रहे हैं चित्र के आधार पर। लगभग इसके अंतर्गत हम जो भी शैली देख रहे हैं वो चित्रात्मक है। जो भी हम देख रहे हैं वो चित्र के आधार पर कहीं ना कहीं अक्षर बनाए गए हैं। वो कुछ हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये हम नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है वो है वैदिक काल। अगला काल कौन सा है, वैदिक काल। यानी कि एक ऐसा काल है जो वेदों पर आधारित है, इसलिए वो कौन सा काल है, वो वैदिक काल है। वेदों पर आधारित काल को वैदिक काल कहा गया है या वैदिक सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता है। आप वैदिक काल लिख सकते हैं या वैदिक सभ्यता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता के दौरान या इस ऐतिहासिक काल के दौरान हमें ये दो सभ्यताएं पढ़नी है। इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जब मौर्य काल की बात हो रही तो फिर ये तो पढ़ना ही पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन दोनों के द्वारा प्रमाण जो हमें मिले हैं वो हम पढ़ नहीं पाए, है ना, लेकिन हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखें तो अगला हमें नजर आता है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक जो काल है, इस काल के अंतर्गत हमें जो भारतीय इतिहास के कालखंडों को पढ़ना है वो 3 समाहित किए गए हैं, जिसे आप बचपन से जानते हैं और अब बड़े हो गए हैं तो अभी भी भूलना नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये हमारे भारत के इतिहास का कालखंड वर्गीकरण है। अब कालखंड में समय तो बताना पड़ेगा ना, तो समय बताए बिना कैसे कालखंड हो जाएगा। तो ये जो हमारा समय है, ये जो समय अज्ञात से शुरू होता है और अज्ञात से लेके लगभग 2500 BC तक रहता है। कुछ किताब इसको 25 लाख BC से बताती है, कुछ किताब 10 लाख BC से बताती है, कुछ किताबें 8 लाख BC से बताती है। ठीक, लेकिन हम मान लेते हैं अज्ञात से लिखते हैं। अज्ञात यानी कि ज्यादा किसी मतलब विज्ञान के द्वारा मुख्य जानकारी नहीं दी गई, अलग अलग सोर्स के आधार पर अलग अलग जानकारी दी गई है और सोर्सेस जो हैं वो कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाले गए हैं। ठीक, तो अज्ञात से लेकर लगभग 2500 BC तक का जो समय है वो प्राग ऐतिहासिक काल का है। इस प्राग ऐतिहासिक काल को आप 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं आप, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि आप इसको 3 भागों में बांटते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, वो 3 भाग है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और उसके बाद है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते आसपास के क्षेत्रों में, है ना, यानी कि जहां नव पाषाण काल चल रहा था वहां आसपास के क्षेत्रों में और हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां आसपास के क्षेत्रों में एक नई सभ्यता विकसित होती है जिसका नाम है ताम्र पाषाण संस्कृति। एक ताम्र पाषाण सभ्यता संस्कृति का यहाँ पे हमें चलन देखने को मिलता है। एक ऐसी सभ्यता जो मृदभांड पर आधारित है, मिट्टी के बर्तनों पर आधारित। कहीं चित्रित धूसर मृदभांड मिल रहे हैं, कहीं काली मिट्टी के, कहीं गेरुआ, कहीं अलग अलग प्रकार के चित्रों से बने हुए मृदभांड मिलते हैं, कहीं अलग अलग प्रकार की धातुओं का उपयोग देखने को मिलता है, कहीं अलग अलग प्रकार के वस्त्र वेशभूषा देखने को मिलती है।
ये सारी जो संस्कृति है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और इसके अंतिम चरण में स्पेशली देखने को मिलती है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट लगभग 2500 BC तक आते आते भारत के रहने वाले लोगों ने एक व्यवस्थित सभ्यता का विकास कर लिया। विश्व की कई जो समकालीन सभ्यताएं हैं, सुमेरियन सभ्यताएं वगैरह जो हैं, इन सभी सभ्यताओं में हमारी सभ्यता सबसे सशक्त, सुदृढ़ और सभ्य थी। इसके प्रमाण हमें देखकर यहां से मिल जाते। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमें मिलता है एक हड़प्पा सभ्यता, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, मेन हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता जो है, यह हड़प्पा सभ्यता 2500 BC से शुरू हो जाती है और 1500 BC तक हमें इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान, अलग अलग लोग, वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार का समय गढ़ देते हैं। कुछ कहते हैं नहीं 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 भाई, क्या कर रहे हो यार, हड़प्पा सभ्यता का समय 3000 से शुरू होता है। कुछ कहते हैं नहीं भाई 2700 से, कुछ कहते हैं नहीं भाई 2350 से। तो इनके हमको क्या करने पड़ेंगे, नाम याद करने पड़ेंगे। 2350 से 1750 कौन कह रहा है, 1500 BC तक कौन लेके जा रहा है, 2700 से लेके ये कौन बता रहा है। ये अलग अलग प्रकार के इतिहासकार, अलग अलग प्रकार के जो कालखंडों का वर्गीकरण दे रहे हैं वो कौन है। लेकिन अमूमन हम देखें, देखो कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो C14 के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं 2350 से लेके 1750 BC, ये याद कर लेना। इसके अलावा ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो अधिकांशतः लोगों का मत 2500 से लेके 1500 BC तक है। ये सामान्य रूप से बात हो जाती है, ये आधिकारिक रूप से कार्बन डेटिंग के अनुसार हो जाती है। तो ये जो समय है जो 2500 BC तक ये प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाता है, यहाँ पे मानव सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन प्रारंभिक चरणों में बर्बर है, असभ्य है, जंगल में रहता है, खाना बदोश जिंदगी है, लिखित प्रमाण नहीं है, भाषा का विकास हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें, प्राइमरी आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे, खेती का विकास हुआ, बहुत सारी चीजें होते 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 यहाँ पे ये जो सभ्यता हमको देखने को मिल रही है, ये एक एडवांस, जब आज हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की, और वो आज से कितना, आज हम जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं 2025 में, तो हम लगभग 2000 मान लें इसको, और ये 2500, 2000 और 2500 यानी कि लगभग 4500 वर्ष पहले, आज से लगभग 4500 वर्ष पहले ये सभ्यता थी, और ये सभ्यता एडवांस और स्मार्ट सिटी पर आधारित। ये जो सभ्यता है वो पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता है। और ये नगरीय सभ्यता अचानक से कैसे आई, क्योंकि पहले तो ग्रामीण लोग रहते थे, कस्बे में रहते थे, कबीलों में रहते थे, कम जगह पे एक दूसरे के साथ समूह बना के रहते थे। अब यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पक्की ईंटों के घर देखने को मिल रहे हैं, महल टाइप की संरचना देखने को मिल रही है, बढ़िया व्यवस्थित नगर निर्माण देखने को मिल रहा है। नगर 2 भागों में विभाजित है, कई कई धौलागिरा टाइप 3 भागों में विभाजित है, बड़ी बड़ी एडवांस चीजों के उपकरण देखने को मिल रहे हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिल रहा है, बड़े बृहद स्नानागार मिल रहा है, अन्नागार मिल रहा है, वेयर हाउसेस मिल रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख के मिल रही हैं। तो इंसान भौचक्का हो जाता है, समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सभ्यता आखिरकार कैसे बनी और अचानक से खत्म हो गई। कोई बात नहीं, होगी तो होगी, क्या करेंगे। इसके बाद स्टार्ट होती है लगभग 1500 BC के बाद वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। जो वैदिक काल शुरू होता है भारतीय इतिहास में वो वेदों पर आधारित है, जिस वेद पर आधारित वो काल है उसके आधार पर उसका नाम पड़ा। सबसे पहले आया ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल ये 1500 BC से शुरू होकर 1000 BC तक जाता है। फिर 1000 BC से 600 BC तक जो दूसरा काल खंड है, जो उसे हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के नाम से। इस उत्तर वैदिक काल में तो मानो बवाल ही मच गया, लोहे की खोज हो गई भाई, हंसी खेल है क्या। लोहे का आविष्कार हुआ, खोज हुई, और उसके बाद जो सारे के सारे कृषि उपकरण बन रहे हैं, जो तकनीकी रूप से विकास हो रहा है, लोहे से हो रहा है। और लोहे से होने से यहाँ पे अतरंजी खेड़ा 1000 BC जब लोहे का प्रमाण मिलता है, तो लोहे की
प्रमाण मिलने से क्रांति आ जाती है, वैश्विक भारत में बड़े स्तर पे क्रांति देखने को मिलती है, क्योंकि मजबूत धातु बनने लगी, तलवार बनने लगे, हथियार बनने लगे, गोला बनने लगा और साथ ही साथ कृषि उपकरण बनने लगे। तो इसमें क्रांति देखने को मिली। यहाँ पे हम देख रहे हैं नवपाषाण काल के अंत तक आते आते तो हमें तांबे की खोज देखने को मिली, इसीलिए ताम्रपाषाण काल कहा गया उसको। फिर उसके बाद हमने आगे कई और खोजें की हैं, कांसे की भी, मतलब तांबा और टिन को मिला के कांसा बना लिया है। हड़प्पा वासी कांसे का उपयोग किया करते थे। फिर सोना चांदी भी हमको यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। कई मूल्यवान धातुएं यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन लोहा नहीं है। लोहा इवन तुम्हारे ऋग्वैदिक काल में भी नहीं है, लेकिन 1000 BC जब ऋग्वैदिक काल खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, तो उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक क्षणों में ही हम अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के विशिष्ट स्थान से लोहे की प्रमाण प्राप्त कर लेते हैं। और लोहे से विश्व स्तर पे, मतलब भारत में संपूर्ण जो भी भारत का हिस्सा है, इन सभी स्तर पे क्या है, क्रांति देखने को मिलती है, लोह क्रांति। ठीक, ऋग्वैदिक काल जो है, वो ऋग्वैदिक सभ्यता जो है, वो केवल और केवल ऋग्वेद पर आधारित थी। अच्छा, जो आपकी हड़प्पाई सभ्यता है और जो वैदिक सभ्यता है, दोनों में बहुत अंतर है। ये एक नगरीय सभ्यता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। ये सरप्लस सभ्यता है, ये एकदम हमारे क्या कहेंगे, भोजन यापन, जीवन यापन करने से ही संबंधित है, गुजर बस्ती से संबंधित है। यहाँ पे राज्य या कहीं ना कहीं क्षेत्र सीमित हुआ करता था, यहाँ पे अपेक्षाकृत बड़ा मिलता है। यहाँ पे तकनीकी रूप से पिछड़ापन देखने को मिलता है, यहाँ पे तकनीकी रूप से उन्नत तकनीकें देखने को मिलती है। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और द्वितीय नगरीकरण जो है हमें देखने को मिलता है मगध, पाटलिपुत्र, ठीक है, महाजनपद काल में। ठीक है, उसके पहले हम नगरीय स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता होगी। वैदिक सभ्यता में जैसे हम भारतीय समाज की बात करें तो वर्तमान हमारा भारत का जो समाज है वो इसी से ही संबंधित है, वैदिक सभ्यता से। आपने देखा होगा, आज अक्सर ये बोलते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सनातनी हैं, हिंदू तो शैली है, धर्म तो कौन सा है, सनातन वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म के, और ये वैदिक धर्म की स्थापना, सनातनियों की स्थापना यहाँ पे आने वाले आर्यों के द्वारा हुई है। तो आर्यों के द्वारा स्थापित की गई सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, और हम सब आर्य हैं। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ होना। क्या होना, श्रेष्ठ होना। ठीक है, उच्च कुल का होना। फिर स्टार्ट होता है हमारा प्राचीन और मध्य और आधुनिक भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास यहीं से शुरू हो जाता है 600 BC, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमारा ये प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम शुरुआत में धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। हमको यहाँ पे क्यों मिलते हैं भैया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो सामाजिक जटिलताएं देखने को मिलती है। महिलाओं को और एक समाज के वर्ग को, जिसे शूद्र वर्ग कहा गया, जिसे समाज में निम्न वर्ग कहा गया, इन दोनों को ही शिक्षा से वंचित कर दिया गया और कई अधिकार इनसे छीन लिए गए। इसी प्रकार समाज में कई जटिलताएं देखने को मिली। समाज की जटिलताओं के साथ साथ धार्मिक जटिलताएं भी और कर्मकांडीय जटिलताएं भी हमें देखने को मिली। इससे समाज के लोगों में कहीं ना कहीं एक संतोष व्याप्त नहीं हो पा रहा था, असंतोष कहीं ना कहीं उनके मनोभाव में देखने को मिल रहा था। इस असंतोष को दूर करने के लिए इसी प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रारंभिक क्षणों में हमें एक धार्मिक आंदोलन देखने को मिलता है, जिसमें कई संप्रदाय बनकर सामने उठकर आते हैं, जिनमें 2 संप्रदाय सबसे प्रमुख हैं। और उन 2 संप्रदायों के अंतर्गत सबसे पहला संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म, जिसने धर्म तक की स्थापना की। फिर उसके बाद है जैन धर्म। दोनों ने अपने अपने विचारों से इन सामाजिक और धार्मिक जटिलताओं को दूर किया, जिससे समाज में पुनः तरलता स्थापित हुई, कर्मकांडीय सामाजिक जटिलताएं दूर हुई, मन चंगा
तो कटौती में गंगा जैसी भावनाओं का विकास हुआ। नहीं तो पहले नियम बड़े कठोर हुआ करते थे। ठीक, धीरे 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 राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इन 16 महाजनपदास जो है, 16 महाजनपद जो है, इन 16 महाजनपद के अंदर संपूर्ण जो भारतीय इतिहास है वो 16 राज्यों में बटा हुआ था। आप इस तरीके से उसको मान सकते हैं। 16 बड़े राज्य हुआ करते थे। इन 16 बड़े राज्यों में से 2 मध्य प्रदेश में भी थे। कौन कौन से? अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती हुआ करती थी, जय महिष्मती। बाहुबली मूवी देखी ना, जय महिष्मती। और दूसरा चेदी। 2 साम्राज्य जो थे या 2 महाजनपद जो थे, जो 2 बड़े राज्य थे, वो मध्य प्रदेश में शामिल थे। चेदी जो है वो आपके बघेलखंड, बुंदेलखंड के आसपास का एरिया, स्पेशली बुंदेलखंड के आसपास का। ठीक है, बाकी इनमें सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध। तो हम स्पेशली फिर मगध के उत्कर्ष को पढ़ते हैं कि आखिरकार इन 16 में से मगध क्यों उठकर सामने आया। मगध की राजधानियां पढ़ते हैं, मगध के इतिहास को पढ़ते हैं, मगध के राजवंश को पढ़ते हैं। मगध में है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन वंशों को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नंद वंश का अंतिम जो शासक है वो है धनानंद। धनानंद की वार्ता एक बार कौटिल्य से होती है और कौटिल्य साहब उनको चेतावनी देने गए थे कि भाई कि सिकंदर आ रहा है, सिकंदर ने विश्व विजय करने का प्रण लिया हुआ है और वो निसंदेह भारत पर आक्रमण करेगा। तो भारत पर जब आक्रमण करेगा तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तक्षशिला का ये प्रकांड विद्वान वहां से उठकर मगध की राजधानी पे मिलता है धनानंद से। धनानंद थोड़ा मूर्ख टाइप का व्यक्ति था, पूरी तरीके से ना सही, लेकिन समझ नहीं पाया कौटिल्य जैसे विद्वान। तो कौटिल्य जैसे विद्वान को न समझ पाने के कारण उसने उनकी इंसल्ट की। आपने नाटकीय रूपांतरण से इसके कई रील्स या वीडियोस देखे होंगे। तो इस तरीके से जब उनको लगा कि यार ये किस सभा में बैठा हूं, तो चल दिए। तो जब गए तो धनानंद गुस्सा हुआ, धनानंद का उनसे द्वेष हो गया। फिर उसके बाद धीरे 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 आगे चल के मौर्य वंश की जो स्थापना की नींव रखी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के साथ साथ धीरे धीरे हम आ जाते हैं अपने मौर्य साम्राज्य में। जब मौर्य साम्राज्य आ जाता है तो मौर्य साम्राज्य के माध्यम से भारत में राजनीतिक एकीकरण सबसे पहले देखने को मिलता है। अभी तक हमने वंश पढ़े थे, साम्राज्य नहीं था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हैं। किसके सहयोग से? इसी महान प्रकांड विद्वान कौटिल्य के सहयोग से। तो हमें ये मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, जिनको स्पष्ट रूप से सिलेबस में है ही सही। हालांकि बीच में कुछ आक्रमण भी हुए, सिकंदर का हुआ, पोरस से युद्ध हुआ। पोरस से युद्ध होने के बाद वो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। फिर ये आगे बढ़े, रावी नदी के तट पर इनके सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया कि हमको तो घर की मम्मी की याद है, हम तो जा रहे हैं यार। तो हम तो विश्व विजय के लिए आगे निकल गए और नाम तुम्हारा हो रहा, हमारा तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। हजारों की संख्या में सैनिक निकले तो और मुट्ठी भर बचे हुए, हम तो घर जा रहे हैं, मम्मी की याद आ रही, बच्चों की याद आ रही, चले। तो सिकंदर ने भी सोचा चलो ठीक है यार। तो सिकंदर भी वापस गया तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का भी चैप्टर खत्म हो गया। फिर मौर्य वंश के अंतर्गत आगे हम देखते हैं भैया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, अशोक आता है। अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में निकल के सामने आता है। चक्रवर्ती सम्राट जो कि बाहुबल से शक्ति संपन्न होने के बाद भैरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाता है और अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करता है। उसने अपने आत्म को परिवर्तित किया, अपने आप को परिवर्तित किया, अपने स्वयं को परिवर्तित किया और इसीलिए वो महान कहलाता है। हम जानते हुए गलती कर देते हैं और गलती को स्वीकार नहीं करते, और उसने उस गलती को स्वीकार किया जो कलिंग के युद्ध में लाखों महिला, बच्चे और औरतों को मौत के घाट उतार दिया।
उसने सोचा कि मैंने जीवन में इससे बुरा कार्य नहीं किया होगा और आगे मैं ऐसा कार्य ना करूंगा ना होने दूंगा, लेकिन समाज व्यवस्थित रहे, उसके निगाहों में इसका सम्मान और इसका डर दोनों बना रहे, इसलिए एक कथन उल्लेखित मिलता है कि मैंने युद्ध छोड़ा है, मैंने तलवार छोड़ी है, तलवार चलाना नहीं भूला। तो लोगों को लगता है कि भाई कभी भी उठा लेगा तो निपटा ही देगा, और धम्म नीति के माध्यम से सामाजिक नीति समाज में नैतिकता को प्रचारित करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। संघमित्रा, महेंद्र, तीवर, ये उनके पुत्र पुत्रियां हैं जिनके माध्यम से प्रचार करवाता है। कुछ श्रीलंका को कुछ को श्रीलंका भेजता है, कुछ को कहीं और भेजता है, लगातार कहीं ना कहीं समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के प्रयास में जुट जाता है। यही कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का। और भी कई कारण हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अशोक के बाद अशोक की जो संतान होगी, जो वंश होगा आगे, वो इस नैतिक नीति पे जब चलेगा तो चलने के साथ वो युद्ध क्यों करेगा? जब दूसरे कहीं ना कहीं राज्य आक्रमण करेंगे तो ये शांति वार्ता से क्या करेंगे? समझौते के माध्यम से, शांति वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान। लेकिन सामने वाला नहीं चाहता, सामने वाला मगध को हथियाना चाहता है। तो धीरे 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 क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसी मौर्य साम्राज्य में एक सेना के उच्च पद पे था, उसने ही अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। फिर आगे चल के कुछ समय तक धीरे धीरे छोटे छोटे राजवंश आते गए और उनको हमने किस नाम से जाना? उनको हमने जाना मौर्य उत्तर काल के नाम से। जैसा मैंने बताया, मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आंध्र सातवाहन वंश और कुषाण वंश, जिसका राजा कनिष्क, और आंध्र सातवाहन वंश का राजा सतकर्णी प्रथम। ये दो राजा बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारतीय इतिहास में, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं कई राजा, और आगे इस साम्राज्य को लेके जाते हैं। पहले ये माना गया है कि ये सामंतवाद के अंतर्गत जो श्रीगुप्त था उसने सांकेतिक रूप से साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद 275 के बाद 300 तक शासन करने के बाद घटोत्कच 300 एडी में गद्दी पर बैठता है, और घटोत्कच के बाद 319 में बैठता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासन करते हैं और उन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में हम स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद लगातार कई महान शासकों ने गुप्त वंशावली को आगे बढ़ाया। इनमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ऐसे कई योग्य और शक्तिशाली शासक हमें देखने को मिलते हैं, जिनके माध्यम से गुप्त साम्राज्य ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज एक बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य को भारतीय संस्कृति का गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, भारतीय समाज का कला और संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमने कला और संस्कृति का बहुत ही विकास किया। इस समय हमने मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार कला और मथुरा कला शैली का विकास किया। गांधार कला शैली जो थी वो आदर्शात्मक चित्रण पे आधारित थी, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। गांधार कला शैली जो थी वो वास्तविक चित्रण पर आधारित थी, और मथुरा कला शैली आदर्श चित्रात्मक शैली पर आधारित थी। यानी कि मथुरा कला शैली में जिन भगवानों की मूर्तियां बन रही हैं वो आदर्श चित्रण कर रहे हैं, और गांधार कला शैली में जब बन रही हैं तो वास्तविक चित्रण हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से शैलियों का विकास हुआ। मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, तमाम कला और संस्कृति के विकास से इसको गोल्डन पीरियड कहा गया। इसी समय हमने अपने धर्म ग्रंथों को अंतिम संकलन करके उसका एकीकरण किया। इसी समय हमें भारतीय समाज की वर्तमान छवि देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मौर्योत्तर काल।
मौर्य उत्तर काल के अंदर स्पेशली हम पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन एक चक्रवर्ती, एक महान सम्राट जो सिद्ध होते हैं अंतिम प्राचीन भारतीय इतिहास के। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्व मध्यकाल और दूसरा है मध्यकाल, या उत्तर मध्यकाल या मध्यकाल ही मान लिया, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम पहले राजपूत काल को पढ़ते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ते हैं, और जो अरब आक्रमण है उनको पढ़ लेते हैं। फिर अरब आक्रमण और मुस्लिम आक्रमण, तुर्की आक्रमण, इनके बाद शुरू होता है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बड़े स्तर पे दो चीजें पढ़ी जाती हैं जो कि सिलेबस में लिखी हैं, वो है आपकी 1206 से स्टार्ट दिल्ली सल्तनत और 1526 से स्टार्ट मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दो बड़े स्तर हैं जो हमें पढ़ने हैं। इस समय भारत की केंद्रीय राजनीति पर जो एकाधिकार आधिपत्य हुआ करता था वो मुस्लिम संस्कृति का, मुस्लिम सत्ता का रहा, इसलिए इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम देखें भारतीय संस्कृति का, कला का ज्यादा विकास देखने को नहीं मिला, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला, समाज में मिश्रित संस्कृति को हम जरूर देखते हैं। मिश्रित संस्कृति क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कोई ईरान से आ रहा है, कोई इराक से आ रहा है, कोई बगदाद से आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, ठीक। तो कोई अरबी आ रहा है, कोई तुर्की आ रहा है, कोई फारसी आ रहा है, और इनके यहाँ पे जो कला, संस्कृति, समाज है वो हमारे देश में मिलकर मिक्स हो जा रहे हैं। हमने शेरवानी पहनना चालू कर दिया, उनने पैंट पहनना चालू कर दिया, ठीक। हमने पान खाना चालू कर दिया, उनने चाय पीना चालू कर दिया। तो इस तरीके से संस्कृति का मिला जुला स्वरूप आगे बढ़ने लगा। तो ये थी हमारे देश में मिश्रित संस्कृति के उदय के कारण। जब वो आए तो उनकी संस्कृति को हमने अपनाया, हमारी संस्कृति को उन्होंने अपनाया, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ आगे हाथ में हाथ बढ़ा के आगे बढ़े। कई मुस्लिम शासक क्रूर हुए, औरंगजेब, कई मुस्लिम शासकों ने अत्याचार किया जो हमारे भारतीय समाज पर गहरा काला धब्बा बनाते हैं। कई मुस्लिम शासक उदार भी थे, जैसे अकबर। अकबर को भी महान कहते हैं। क्यों कहते हैं? इतिहास में इसके कई प्रमाण क्या है दर्ज है। सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा लाई गई। अकबर ने यह भांप लिया था कि यदि भारत में लंबा टिकना है, साम्राज्य विस्तार करना है, तो भारतीयों के साथ रहकर, भारतीय बनकर ही ये बात संभव है। तो भारतीयों के साथ रहकर, भारतीय बनकर जब ये बात संभव है, तो इसको संभव बनाने के लिए भारतीयों के चोले में ढल गया अकबर। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंतर्गत ये नगर भ्रमण के लिए जाता है, तो इसको पता चलता है कि जब तीर्थ यात्रा पर हिंदू लोग जाते हैं, सनातनी जाते हैं, तो उनसे कर लिया जाता है महसूल। उस महसूल कर को इन्होंने समाप्त करवा दिया। तब जाके इसको अकबर की उपाधि दी गई है। इसका नाम थोड़ी ना है, अकबर की उपाधि दी गई है, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 बीच में हम सूफी आंदोलन भी देख लेते हैं जो सिलेबस में लिखा है, भक्ति आंदोलन भी देख लेते हैं, बीच में समाज सुधार भी देख लेते हैं, बीच में कई उठा पटक देख लेते हैं। फिर बीच में अंतिम चरण तक आते आते हम अंग्रेजों के या जो यूरोपियन है उनके व्यवहार को भी देख लेते हैं कि वो आए और आने के बाद हम भोले भाले लोगों पर व्यापार के साथ साथ क्या करने लगे, शासन करने लगे। शासन के दौरान हमें मालूम ही नहीं पड़ पाया और हमारा शोषण होता गया। शोषण में धीरे 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 जब शिक्षा पद्धति का विकास अंग्रेजी रूप से किया गया, जो कि उन्होंने ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। 1835 मैकाले की रिपोर्ट, इतिहास में कभी भी आप इन लोगों को लॉर्ड नहीं बुलाना, मैं नहीं बुलाता। लॉर्ड का मतलब स्वामी, राजा, रखवाला,
और ये हमारे स्वामी नहीं है, ना राजा है ना रखवाले हैं, शोषण किया है इन्होंने, तो लॉर्ड कहलाने लायक तो है ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये पद है उनके, इन्हीं पदों के नाम से आप संबोधित करें इनको। और किताबों में जरूर लिखा हुआ मिलेगा और संभवतः पेपर में भी आएगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो जब भारत में आए तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए। 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है और भारत में जब वो आए हैं तो भारत में आने के पश्चात इन्होंने पहले व्यापार किया है, व्यापार के बाद शासन किया है, शासन के दौरान शोषण किया है। शोषण से हम जब समझ पाए 1835 के मैकाले रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना और हमने अंग्रेजी पढ़ी। अंग्रेजी पढ़ने के बाद इनके संविधान पढ़े, इनके साहित्य को पढ़ा, तो हमने इनको समझा। इनको समझने के बाद इन्हीं की भाषा में इनसे बात करी, तो इनको लगा धीरे धीरे कि भारत अब नई ऊर्जा के साथ बदल रहा है। हालांकि कुछ कमियां रही, राजनीतिक एकीकरण नहीं हो पाया, राष्ट्रीयता के भाव को विकसित नहीं कर पाए। शिवाजी ने स्वराज की बात कह दी थी लेकिन एकजुट नहीं हो पाए। फलस्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ अवश्य, लेकिन शीघ्र ही विफल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब कुछ अच्छा ना हो तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लें। हम भारतीय ऐसे हैं, हमने उसी के माध्यम से आगे चल के भारत में एक राजनीतिक चेतना को जागृत किया और भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधकर राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना चालू कर दी। और आगे चल के 1885 में स्टार्ट हो जाती है आपकी कांग्रेस, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हो जाती है। फिर यहां से हम व्यवस्थित रूप से पढ़ने लगते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू हो जाता है। लगभग कुछ इतिहासकार प्लासी के और बक्सर के युद्ध से बोल देते हैं अब भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू हो गया है, क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि है उससे औपनिवेशिक रूप से कहीं ना कहीं हमें प्रमाण देखने को मिल जाते हैं कि अब भारत पे जो शासन है अंग्रेज का है। तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये भारत में क्या है, ये भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास के उदय का प्रारंभिक चरण है। कुछ इतिहासकार 1857 की क्रांति के बाद से भारत को आधुनिक भारतीय इतिहास से जोड़ देते हैं। चलो जोड़ देते हैं। फिर जुड़ने के बाद भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के पश्चात कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के अंदर 3 प्रकार से हम अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड में अपने इतिहास के अंतर्गत देखते हैं कि हमने आजादी किस प्रकार से प्राप्त की। पहले सामान्य बुजुर्ग व्यक्तियों की एक टोली है जो कि नरम दल के नाम से जानी जाती है। ये पत्र व्यवहार के माध्यम से आजादी को या अपने ऊपर होने वाले शोषण को मुक्त करना चाहते हैं। इनका ये मानना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो चली गई और जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो शासन हुआ तो वो गलत नहीं है। गलत यहाँ पे ये अधिकारी है, कर्मचारी हैं जो शोषण कर रहे हैं। इनके खिलाफ कंप्लेंट की जाती थी। कहां पे? संसद में, ब्रिटेन की संसद में। लेकिन इनको धीरे से समझ में आया यार ये तो एकदम जुमला है, एक तो एकदम इनकी मिली भगत है। सन 1900 के प्रारंभिक चरणों में स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं गर्म दल, गर्म जोशी से खून उबलने लगता है। लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल जो है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं और क्रांति का रुख अपनाते हैं। इस क्रांति के रुख को अपनाने के पश्चात क्या होता है, विद्रोह की संख्या बढ़ जाती है। जगह जगह छुटपुट विद्रोह होने लगते हैं। अंग्रेजों की नाक में दम हो जाता है, यार ये क्या कर रहे हैं, पकड़ो इनको। तो तिलक साहब को जेल हो जाती है, अरविंद घोष साहब को जेल हो जाती है और ये आंदोलन कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आता है। तो लखनऊ अधिवेशन में ये नरम दल गरम दल साथ होते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत मतभेद होता है। नरम दल गरम दल सूरत अधिवेशन
1907 में अलग हो जाते हैं। ये पत्र के माध्यम से आजादी प्राप्त कर रहे हैं, ये आंदोलन के माध्यम से, उग्रवादी माध्यम से अपने आजादी प्राप्त करना चाह रहे। तो नरम दल गरम दल दो दल बन गए। दोनों दलों के बीच में एक बड़ी लंबी गहरी खाई बन गई। फिर गांधी जी का युग देखने को मिलता है। गांधी जी का युग जब 1917 से प्रारंभ होता है, 1916-15 से प्रारंभ होता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो आजादी है उस अहिंसा के पुजारी की लाठी से देखने को मिलती है, जो लाठी लेकर चलता तो अवश्य है, लेकिन लाठी बजाता नहीं है। बिना लाठी का इस्तेमाल किए, लाठी के सहारे से हमें इस देश को आजादी दिलानी। तो हम उस परम पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऋणी हैं कि उनके वैचारिक शक्ति के बल पे आज हम यहाँ पर इस क्लास को पूरी स्वतंत्रता के साथ आयोजित कर पा रहे हैं। नहीं तो आज भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी गुलामी के जाल में फंसे होते। अंग्रेज किसी न किसी रूप में हम पे शासन कर रहे होते, लेकिन आज अंग्रेज नहीं है, आज लोकतंत्र है, गणतंत्र है, स्वतंत्र है। तो धीरे धीरे कई क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन होते हैं, जिसके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी हो जाता है, जिसमें 1935 का अधिनियम भी आ जाता है, भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है, जिसमें फिर धीरे से कैबिनेट मिशन भी आ जाता है। और कैबिनेट मिशन से हम धीरे संविधान के लिपिबद्ध की ओर बढ़ते हैं और 1947 में 15 अगस्त का वो सुनहरा दिन देख पाते हैं कि हम इस आजाद भारत में सांस ले पाते हैं। और ये है हमारा भारत का इतिहास। बड़ा ही संघर्षपूर्ण हमारे इतिहास में हमें यही सीखने को मिलता है कि हम न तो कभी डटे हैं, न तो कभी हारे हैं, और न ही कभी रुके हैं। हो सकता है उस समय के लिए पूर्ण विराम अवश्य लगा हो, लेकिन अल्प विराम जरूर लगा हो, पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। हमने उस समय कदम पीछे जरूर खींचे होंगे, लंबी छलांग लगाने के लिए, हार जाने के लिए नहीं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब आजादी के बाद संविधान के लिपिबद्ध होने की प्रक्रिया चलती रही, तब अंतरिम सरकार के द्वारा भारत में शासन किया जाने लगा। और उसके बाद जब 26 जनवरी, हालांकि 26 नवंबर आप जानते ही हैं, 26 नवंबर 1949 को फाइनल रूप से हमने संविधान बना लिया। तो कुछ 15 अनुच्छेद के साथ हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया। लेकिन 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन के दौरान एक सांकेतिक रूप से झंडा फहराया गया और आजादी के लिए कहीं ना कहीं हमने उसी दिन को सुरक्षित किया। किस रूप में मनाने के लिए? गणतंत्र के रूप में। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया। फिर देश में चुनाव हुए। चुनाव होने के पश्चात पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होती है और ये है आजादी के बाद भारत। तो आजादी के बाद भारत को इस स्थिति में लाने के लिए, भौगोलिक रूप से संगठित करने के लिए, तो भारतीय इतिहास के अंदर आजादी के बाद भारतीय इतिहास, जैसे मैंने कहा, भारत के बिस्मार्क, जिस प्रकार से इटली का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया, वैसे ही भारत का एकीकरण भारतीय बिस्मार्क कहे जाने वाले लोक सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और आज हम भारत को इस रूप में देख पाते हैं। तो ये हमारे भारत के इतिहास की एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक, एक रणनीतिक रूप से तैयारी करने के लिए आधारशिला रखी गई। और इस आधारशिला में एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत हमारी हड़प्पा सभ्यता से होगी। तो हमारा पहला लेक्चर हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे भारतीय इतिहास को आप पढ़ने के लिए सोर्स भी तो बताओगे भाई, कि आपको ये कैसा पता चला कि हमारे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता भी थी? कैसे पता चला कि गांधी जी भी थे? कैसे पता चला प्रागैतिहासिक काल भी था? कैसे पता चला कि वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल भी था, ऋग्वेद भी था? कैसे पता चला?
तो उसके लिए हम इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि हमें लिखित रूप में मिलते हैं, कहीं कहीं पुरातात्विक रूप में मिलते हैं, कई विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में मिलते हैं। तो हमारा कल से पहला लेक्चर जो होगा, मतलब आज का पहला है तो कल का दूसरा होगा, तो इस जानकारी को हम किस रूप में आप तक पहुंचाएंगे, क्रमबद्ध रूप, क्रोनोलॉजी के रूप में व्यवस्थित भारत के इतिहास को। ठीक, तो ये है हमारा भारत का एक प्यारा सा स्वर्णिम इतिहास। चाहो तो आप इसका फोटो खींच सकते हो, नोट कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आपके लिए व्यवस्थित बनाया गया है। ये आप फोटो खींच सकते हैं कि भारतीय इतिहास को अगर हम कालखंडों में बांट दें तो ये कालखंड हमें इस रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है वो लगभग 25 लाख से 2500 बीसी तक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद लगभग 2500 से 600 बीसी देखने को मिलता है हमें आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें 2500 से 1500 बीसी मिलता है हड़प्पा सभ्यता, और 1500 से लेकर 600 तक देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता, जिसमें 1500 से 1000 है ऋग्वैदिक, और उसके बाद है उत्तर वैदिक। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में 600 बीसी से लेकर 1947 तक, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास और उसका एकीकरण। तो ये है हमारे भारत के इतिहास की प्रारंभिक जानकारी। ठीक, तो इनको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, और इनको आप एक एक करके याद करते जाएंगे, और ये याद अगर हो जाएंगे तो समझ लेना कि आपका काम हो गया। अब आपको ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए, और जितने हो सके उतने लगा लेना चाहिए। नो ऑब्जेक्टिव नो सिलेक्शन। पहले लेक्चर में कह रहा हूं मैं कि विदाउट ऑब्जेक्टिव आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, निश्चित होगा। ठीक, तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।